वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। इसके न्यूमेरिकल्स में दो तीन फार्मूले यूज़ होने हैं, खैर वो साथ साथ डिस्कस होंगे। ज़्यादातर आपको जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जब कोई वायर हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, जिस फोर्स को हम डिनोट करते हैं F = I/L/B sin थीटा। यानी ये फोर्स चार्ज जो डिपेंड कर रही है, उस वायर में से कितना करंट पास हो रहा है, एक, उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, दो, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें हमने रखा है वो कितनी स्ट्रांग है। तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि इस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो पहला न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड है। पहले न्यूमेरिकल में है एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन। ये पावर लाइन मैं इसी को ले लेता हूँ। पावर लाइन वो होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह को करंट को फ्लो करा, जैसे आपके घरों तक आ रही है पावर लाइन के थ्रू जो करंट है वो आ रहा है। एक हॉरिजॉन्टल पावर लाइन है जिसमें से कितना करंट पास हो रहा है, 600 एम्पेयर, और इसमें आप यूँ कहते हैं I कितना है, 600 एम्पेयर, और ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है करंट। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ये अर्थ वाली मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने दे दी है, यानी कि बी आपके पास अर्थ की कितनी दे दी उन्होंने, 5 × 10⁻³ टेस्ला। दो चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पर नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास हो रही है, और इसका एंगल उन्होंने कह दिया 70 डिग्री है, डाउनवर्ड्स 70 डिग्री। हमने नॉर्थ फर्स्ट किया, इधर है। अच्छा, एट दिस लोकेशन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बी उन्होंने आपको एक और दे दी, ये भी टेस्ला है। फील्ड दिस लोकेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड ए नॉर्थ एट एंगल ऑफ 70 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपको इसकी एक तो लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कि उन्होंने दे दी है, आखिर में दिए है 100 मीटर है, 100 मीटर। तो सबसे पहले इसका डेटा लिख देते हैं। डेटा में आपको क्या मिला है, करंट मिला जो कितना है, 600 एम्पेयर है, एक चीज़ हो गई। उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, आ जाती है बी। बी के बाद पहले हम लिख देते हैं इसकी लेंथ, जो कि उन्होंने लास्ट में दिखा है 100 मीटर वायर है। दो बातें हो गई हैं। एंगल आपको पता है कितना है, 70 डिग्री का, दो चीज़ें। उसके बाद आ जाता है आपके पास तीसरी चीज़, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लगाएंगे, दो दी हुई हैं। तो आपने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लगानी है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का जिक्र है। तो पी आपके पास 5 × 10⁻³ टेस्ला है। अब आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या लग रही होती है, F = I/L/B sin थीटा। ये वाली फोर्स इस पे लग रही होती है। अब हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, I गिवन है, L गिवन है, थीटा गिवन है और B गिवन है, तो हम इजीली फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो F = I/L/B sin थीटा आ गया हमारे पास। I कितना है, 600 एम्पेयर, लेंथ कितनी है 100, और 5 × 10⁻³ और साइन ऑफ 70 डिग्री। ये सारा डेटा हमें गिवन है। इसको कैलकुलेट करते हैं। F = 2.82 न्यूटन। ये हमारे पास टोटल फोर्स आ गई है। आसान सा न्यूमेरिकल था, दिखने में बहुत मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, आपका डेटा यहीं तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर दी, और फिर इसके बाद दूसरा क्या चीज़ है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन लाइन ड्यू टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। A proton is accelerated in cyclotron। साइक्लोट्रॉन में जब भी हम जो प्रोटॉन को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी उसकी, जो चूँकि वो रोटेट कर रहा होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है।
उसका फार्मूला आपने याद रख लेना है क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πm। वैसे तो गिवन ही होगा आपको, लेकिन ये कैसे ड्राइव करना है, अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी गिवन तो उसको मैं ड्राइव भी करा देता हूँ। जब आप प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है, और दूसरी फोर्स जो है उस पर मैग्नेटिक फोर्स होती है। ये आ गई सेंट्रीपिटल फोर्स और ये होती है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, v को v से कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, m इंटू वी ओवर आर इज इक्वल टू क्यू बी। अब v ओवर r क्या होता है, ये आपने 4th चैप्टर में पढ़ा है, ओमेगा है। क्यू बी आ गया आपके पास, ओमेगा पढ़ा है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखें आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं ओमेगा निकाल लूँ तो क्या आएगा, v ओवर r। तो यहाँ मैंने v ओवर r पुट किया है। अब ओमेगा मुझे चाहिए तो क्यू बी डिवाइडेड बाय m आ गया। ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2πf क्यू बी डिवाइडेड बाय m। मज़ीद आगे जाएं तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, क्यू बी डिवाइडेड बाय 2πf, ये आपके पास m। ये आपके पास फार्मूला जो मैंने f नहीं लिखना है यहाँ पे, तो ये मैंने फार्मूला जो ऊपर लिखा है, अगर आपको भूल भी जाता है तो आसान सा मेथड है कि साइक्लोट्रॉन में जब कोई चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं तो वो इन दी एब्सेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म करता है, इसलिए उस पर ये दोनों इक्वल रख के आप डेरिवेशन इजीली कर सकते हैं। तो अब आप देखें इसमें हमें गिवन क्या क्या है, आसान सा न्यूमेरिकल है। हमें कुछ चीज़ें तो फिक्स हैं यहाँ पर, जैसे क्यू फिक्स है, प्रोटॉन है तो चार्ज ऑन प्रोटॉन हम लिख देते हैं। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वो इसी पे होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है 10 टू पावर -19 कूलम। इसी तरह इसका मैस भी आपको पता होगा, नहीं तो आपको दिया होता है सारा कुछ, 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg। बाकी क्या चाहिए आपको, बी चाहिए, सिर्फ बी चाहिए होती है, बाकी तो कुछ चाहिए ही नहीं। यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर वो कितनी दे दी उन्होंने, बी आपको 0.75 वेबर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कांस्टेंट है। फार्मूला आपको गिवन होगा, आसान से क्वेश्चन होते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 आ जाती है, और बी आपके पास 0.75, 2 एज इट इज़ 3.14 पाई की वैल्यू है, और ये 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg मैस ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इस सब को सॉल्व करते हैं तो 11 इंटू 10 टू पावर 4 हर्ट्ज, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है सेकंड न्यूमेरिकल। 11.4 10 टू पावर 6 है। तो साइक्लोट्रॉन ये इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको आप स्टार कर दें, ऊपर वाला नहीं इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है और इसके चांसेस पेपर में आने के होते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को भी अच्छा करें, और साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक लाजमी कुछ ना कुछ उसका पूछा जाएगा आपसे पेपर में। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 3 में देखें आपको पास एक वेलोसिटी सिलेक्टर है। वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या खास बात होती है, एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ये इसमें वेलोसिटी सिलेक्टर में होता है। अब अगली बात देखते हैं, चूँकि ये एक्स वेक्टर की फॉर्म में होती है इसलिए इन्होंने इसको वेक्टर लिखा, E इज इक्वल टू ई, यानी वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। के का मतलब क्या हो गया, Z डायरेक्शन में है। इसी तरह बी वेक्टर का मतलब है बी जे लिखा हुआ है, कोई और इसका रोल नहीं यहाँ पर, यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए जे जो है वो आपका वाई एक्सिस में है, ये जेड एक्सिस में। आई किधर होता है, आई आपके पास एक्स एक्सिस में, वाई आपके पास जे आपके पास जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और के वेक्टर किधर होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस, और इसका कोई खास रोल नहीं है। अब यहाँ सिनेरियो क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, और दो फोर्सेस इस पे लग रही होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। हमसे क्या कहा जा रहा है, हम पहले वो देखेंगे उसके बाद अगर
फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सच दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 850 मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये देखें एक्स एक्सिस यहाँ पॉजिटिव था तो मैंने इसकी डायरेक्शन वी इधर रख दी है, वी इज इक्वल टू नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई है हमारे पास। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ आपने यही सोचना है, हमें फाइंड करना है ई। अब जैसे इस पे दो फोर्सेस लगती हैं, एक फोर्स होती है मैग्नेटिक फोर्स यानी लॉरेंट्ज फोर्स आपने पढ़ा हुआ है, एक फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी और इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू ई। क्यू क्यू से कैंसिल कर देते हैं हम। अब यहाँ पर देखें कि एफ जो है क्यू ई कैसे आया आपके पास, देखें इसमें आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, ये वही वाली चीज़ है। ठीक है, ई इज इक्वल टू एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ई क्यू आती है। यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो गया, हमें फाइंड करना है ई और वी बी यानी हमारे पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए और बी होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, जो कि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दे दी है। अब हमें वेलोसिटी के लिए किसी हिंट की तलाश है कि कोई ऐसी हिंट मिल जाए जिससे हम वेलोसिटी निकाल सकें। अब इस केस में यूँ होता है, जो वेलोसिटी होती है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी से हम फाइंड करेंगे। अब एनर्जी कहाँ से आएगी, चलें पहले डेटा लिख देते हैं। डेटा हमारे पास कितना है, हमारे पास v इसकी पता नहीं है हमें, एक तो ये चीज़ आ गई है, हमें फाइंड करनी है ई। बी हमें गिवन है 18 मिली टेस्ला है, तो इसको ले जाते हैं टेस्ला में, 18 इंटू 10⁻³ टेस्ला। और क्या दिया हुआ है हमें, काइनेटिक एनर्जी दी है, देखें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इतनी एनर्जी से 850 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आपने उसको समझ लेना ये एनर्जी है बेसिकली। कौन सी एनर्जी है, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है तो इसको हम जॉल में लेके जाते हैं, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जॉल। एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी और बी तो है हमारे पास। ठीक है, हम सबसे पहले वेलोसिटी लेके आते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, 1/2mv²। सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मैस ऑफ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो तो फिक्स होता है, वो तो पता है हमें। 2 को इधर ले आते हैं, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई हो गया और मैस इसका डिवाइड हो गया इज इक्वल टू v²। आगे हम वैल्यू निकालते हैं, v इज इक्वल टू √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दें 850 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ये आपको नहीं गिवन हुआ, दिया होता है बेसिकली, जो चीज़ें चार्ज हो गया, मैस हो गए, सब गिवन होते हैं आपके पास। सही है, यहाँ से इसकी वेलोसिटी हमें मिल गई है। वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 1.73 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 7 पर सेकेंड। तो ये आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको आंसर आता है। अब हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो उसको m से डिनोट कर देते हैं या b से कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ई क्यू, मैग्नेटिक फोर्स होती है क्यू वी बी। क्यू क्यू से कैंसिल कर देते हैं तो ई हमारे पास क्या आ जाता है, v इंटू बी। अब v हमने निकाल ली है 1.73 इंटू 10⁻7 और b हमारे पास कितनी है 18 इंटू 10⁻⁻3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.11 इंटू 10⁻4 बनता है, ऑलमोस्ट 5 लिख देते हैं न्यूटन पर कूलम। आई होप कि आपको ये इसका कंसेप्ट भी समझ आया होगा और न्यूमेरिकल भी।
क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है पहले न्यूमेरिकल्स का बैकग्राउंड समझा दूँ आपको, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल करना आएगा। खाली सॉल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको पहले पता हो कि ये कैसे कैसे हम सारी चीज़ें लेके आते हैं। कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं मिल सकती, तो वो हमने लेके आनी होती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दोनों न्यूमेरिकल आप समझ लें अच्छे हैं। दो वायर्स हैं, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, ठीक है। उनके दरमियान डिस्टेंस उन्होंने दिया 0.6 मीटर, और उनके एक के पास करंट 4 एम्पेयर है, दूसरे के पास 6 एम्पेयर है। अगर हम इसको 1 का नाम देते हैं तो I1 मिलेगा 4 एम्पेयर और I2 मिलेगा 6 एम्पेयर। अब वो हमसे क्या चाह रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट पता करें। अब देखें, इसमें से भी करंट ऊपर जा रहा है, इससे भी करंट ऊपर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन रख लेते हैं। अब इनमें एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, अब न्यूट्रल पॉइंट कैसे आता है, इसमें दरमियान में आएगा। कैसे पता चला मुझे, यहाँ देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। I1 ऊपर जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, ये देख सकते हैं आप कि करंट ऊपर जा रहा हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे गौर करें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट दरमियान में होगा इनके, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो। अगर करंट आ जाता डाउनवर्ड डायरेक्शन तो फिर उसमें भी न्यूट्रल पॉइंट दरमियान में होता। कैंसलेशन भी होती है लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो न्यूट्रल पॉइंट दरमियान में होता है, ठीक है। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो न्यूट्रल पॉइंट दरमियान में होगा, कैंसिल हो जाएंगी और ये वायर्स इधर उधर मूव करेंगी। अब इस केस में यहाँ से ये कैंसिलेशन हो जाती है तो वायर्स एक इधर मूव करेगी, एक इधर। ये तो कंसेप्ट है टॉपिक का, मैंने यहाँ न्यूमेरिकल कराना है तो न्यूमेरिकल पे ही फोकस रख रहा हूँ। तो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, वो हमने पता करना है इससे कितना दूर है और इस वायर से कितना दूर है। इन दो वायर्स के दरमियान हमें डिस्टेंस का पता चल चुका है, वो कितना है 0.6 मीटर। अब मैं इसको रेज करके अच्छी सा क्लियर डायग्राम बना देता हूँ। ये है 0.6 मीटर, यहाँ मैं कह रहा हूँ न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं इसको x का नाम दे देता हूँ, टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक 6.6 मीटर। अगर मैं इसको x का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कैसे आएगा, इस x को निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 0.6 में से इस x को निकाल देंगे। या दूसरा काम आप ये करें, इसको x1 आसान कर लेते हैं, इसको x1 कर देते हैं और इसको x2 कर देते हैं। ये आपके पास टोटल आप इक्वेशन बना दें आप, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0.6। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैथ के लिए चलें ये कर लेते हैं। दूसरे में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, प्लस माइनस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन ये आसान है कि आप दोनों का इस डिस्टेंस को ऐड करें तो कितना आता है 0.6 आता है। हमें किसी तरह से न्यूट्रल पॉइंट पता करना है, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट यानी कौन सा आएगा। अब देखें आप, हमारे पास करंट इसको मैंने x2 का नाम दे दिया है तो 6 एम्पेयर दिया हुआ इन्होंने, 8 एम्पेयर है ये, ठीक है। और ये 6 एम्पेयर है x1 4 एम्पेयर है। तो ये दोनों करंट हमें दिए हैं, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर आपको पता है स्ट्रेट वायर में से जब करंट पास होता है तो वहाँ पर एम्पेयर लॉ की हेल्प ली जाती है। तो एम्पेयर लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई R, ठीक है। ये आपके पास R1 में कर देता हूँ। अब यहाँ पर B2 भी कुछ ऐसे ही आएगा, यही ये सारा कुछ चलेगा, सिर्फ आपके पास 1 2 का मसला आ जाता है, बाकी तो सेम रहता है। अब देखें आप, R1 को मैंने क्या कर दिया, x1 ले लिया, कोई मसला नहीं, इसको आप x1 ले लें, म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई x1।
और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई x2। याद रहे इस इक्वेशन में x1 या x2 डालना है। अब जो न्यूट्रल पॉइंट होता है यहाँ पर इसकी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होती है। यही बात है कि एट न्यूट्रल पॉइंट B1 इज इक्वल टू B2, हम इन दो को इक्वल रख लेते हैं। इक्वल रखने का क्या फ़ायदा होगा कि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इक्वल रखते हैं इसको। B1 इज इक्वल टू B2। B1 मेरे पास कितनी है, μ1 I1 ओवर 2 पाई R1। x1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई x2। आप देखें ये म्यू नॉट से कैंसिल, 2 पाई से कैंसिल, कांस्टेंट है सारे। बाकी क्या बच गया हमारे पास, I1 ओवर x1 इज इक्वल टू I2 ओवर x2। हमें करंट पता है, I1 हमारे पास 4 एम्पेयर है, x1 का कोई पता नहीं है, I2 कितना है 8 एम्पेयर है, और इसका भी फ़िलहाल नहीं पता। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 1 ओवर x1 इज इक्वल टू 2 ओवर x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x2 कितना आ गया 2x1। डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, किसी एक की टर्म में मिलेगी। जैसे x2 कितना है 2 टाइम्स ऑफ x1 है, ज़ाहिर नज़र भी आ रहा है। एक करंट 4 है, एक 8 है, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो न्यूट्रल पॉइंट एक का डबल होगा। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। पुट 2 in 1, क्या आया मेरे पास, x2 आया, तो x1 प्लस 2x1। देखें मैंने x2 की जगह क्या पुट कर दिया, 2x1 इज इक्वल टू 0.6, तो 3x1 इज इक्वल टू 0.6 और x1 कितना आ जाएगा 0.2। नज़र आ रहा है आपको सही से, इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। इक्वेशन मेरे पास क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0.6, ये 1 इक्वेशन है। और दूसरा मेरे पास क्या आया था, x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x1, ये इक्वेशन 2 आ गई थी। ठीक है, पुट कर देते हैं 2 in 1, x2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 0.6, ये ऐड हो रहे हैं, एक x और 2x कितने हो गए 3x1, 0.6, x1 क्या आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 3, और x1 कितना आया 0.2, x1 मिल गया। अब इसको इक्वेशन 3 कर दें, दोनों डिस्टेंस चाहिए ना आपको, तो इसको इधर पुट करें या उधर करें, मर्जी है। तो पुट 3 in 2 कर देता हूँ, ये 3 इक्वेशन है। x1 जगह ये पुट कर देते हैं, तो x2 मुझे क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x1, तो x2 कितना आया 0.4। इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक जो दूसरी वायर है ना उससे 0.4 डिस्टेंस पे है, जिसका करंट ज़्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी तो ज़्यादा होगी, इसलिए एक का डिस्टेंस ज़्यादा आया, एक का कम आया। देखिए दोनों में करंट क्या था, एक में 4 एक में 8, तो दोनों का एक करंट एक दूसरे से डबल था ना, एक का 4 दूसरे का 8, तो इसी वजह से जो डिस्टेंस हैं वो भी डबल आए हैं। मूव करते हैं, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5 की तरफ।